नमस्कार। ऑनलाइन जी न्यूज 11 टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसे कि आप पत्रकार भी रह चुके हैं और समाज सेवी भी हैं और राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी भी रह चुके हैं जी और राजनीति के मुद्दों पर आपसे ज्यादा अच्छा विश्लेषण कोई नहीं दे सकता है। जी जैसे कि आपको पता होगा, देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है और जी। उन्होंने कुछ मेधावी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए हैं। महिला सुरक्षा पर भी अपने उद्बोधन में उन्होंने चर्चा की और विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, देवबंद में जो मुख्यमंत्री महोदय ने एटीएस सेंटर का उद्घाटन किया है और अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के साथ साथ हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम मेधावी छात्र जो हैं और जो बेटियां हमारी हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें, इसके लिए पूरा प्रयास सरकार कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने सहारनपुर में शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा, देवबंद जो है, देवबंद में हमने सुरक्षा के साथ शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा का भी व्यवस्था बनाया है। जी। अब आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिएगा कि एटीएस सेंटर का उद्घाटन कर दीजिएगा। एटीएस सेंटर जो है, देवबंद में कौन सी आतंकवादी गतिविधि, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आतंकवादी गतिविधि देवबंद में होने जा रही थी। देवबंद में एटीएस सेंटर का उद्घाटन मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत थी। अब मुख्यमंत्री महोदय को लग रहा है तो उन्होंने किया है। रही बात लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की, जब चुनाव नजदीक आया है तब आपको स्मार्टफोन देना है ये याद हो रहा है, टैबलेट देना है ये भी याद हो रहा है, हमें वांट निकालनी है, वैकेंसीज निकालनी है ये भी याद हो रहा है। अभी कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया आपने कि हम 8,095 पदों पर लेखपाल की नियुक्ति करेंगे। चुनाव के पहले आपको 4.5 साल याद नहीं आया था, आज आपको याद आ रहा है। तो ये सब केवल चुनावी रणनीति है। आज के समय में भाजपा जो है, वो जो सरकार है, वो युवाओं को इस तरीके से दो नाव पे पैर रखने जैसी स्थिति। अब आपको खुद, आप पत्रकार हैं, आप समझ रहे होंगे। लेखपाल की जो वांट अभी निकाली गई, जो कल नोटिफिकेशन आया, लेखपाल की जो वैकेंसीज निकाली गई जी, क्या आपको लगता है चुनाव के पूर्व ये चयन प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी? फरवरी के मार्च में चुनाव है। अभी आप 28 जनवरी तक आवेदन मांगेंगे कि हमको आवेदन ऑनलाइन चाहिए। आपने पेट की परीक्षा की व्यवस्था की, उसके बाद आप 4.5 साल तो वैकेंसी निकाल नहीं पाए। इसका मतलब आप जो है एक अपनी क्रोनोलॉजी चला रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी के अंतर्गत ये है कि इसमें साफ साफ बिल्कुल एक इंडस्ट्री टाइप का चल रहा है कि हम चुनाव पूर्व तैयारी में वांट निकाल देंगे। हमने जगह निकाली, अब जगह निकालने के बाद एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका परिवार आपसे मुतासिर हो गया और वो पूरा परिवार मजबूर होकर के ये सोचेगा कि दूसरे को दे देंगे, दिक्कत हो जाएगी। वो अपना वोट सही वो सोच ही नहीं पाएगा कि हमको अपना वोट कहाँ देना है, वो अपना वोट मजबूरन आपको देगा। जी। तो मजबूर, कहीं ना कहीं मजबूर करने का भी प्रयास की, राजनीति तो है ही, मजबूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये चीज सोचने की बात है और मुझे नहीं लगता है कि इस समय इनको वांट निकालने की जरूरत थी। जल्दी क्या थी, चुनाव के बाद निकाल देते आप, चुनाव हो जाते, आश्वस्त हो जाते आप, थोड़ा रिलैक्स हो जाता, फिर आपकी सरकार, आप तो आश्वस्त है कि हम 350 के ऊपर जीत रहे हैं। जी जी जी। जी, जैसे कि आपको ये भी जानकारी होगी कि प्लस इंडिया लिमिटेड एवं सहारा बैंकों में बहुत से लोगों ने बीमा प्रीमियम की राशि जमा की थी। जी। इसके पश्चात यहाँ कंपनियों ने अपने को दिवाली घोषित करके भाग गई। जी। जिन लोगों ने पैसा जमा किया उनका पैसा वापस नहीं हो पाया। जी जी। इसके विरोध में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी श्रावस्ती के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की, जिसमें जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव दुर्ग विजय सिंह मान की अगुवाई में राज्यपाल जी को एक संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। जी। आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार के बाद भी वापस न होने पर सरकार लाचार रवैये से प्रदर्शित कर रही है? क्या सरकार चाहती तो कंपनियों से पैसा वापस करके जनता को नहीं दिला सकती थी? आपका क्या लगता है इसमें? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सरकार को तो किसी से मतलब ही नहीं है। सरकार को तो सिर्फ वोट से मतलब है। जी।
सरकार केवल वोट लेना, और मेनली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल, जी उसको जनता से कोई मतलब नहीं, सरकार को केवल ठोकू रीति अपनाई जा रही है। सुप्रीम, बहुत चिंताजनक विषय है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के डायरेक्शंस के बाद भी पल्स इंडिया लिमिटेड और सहारा जो है उसको दिवालिया, ऑलरेडी वो दिवालिया है, उनके ऊपर रिकवरी है, जांच चल रही है, ईडी ने जांच की और भी कंपनियों ने, जो एजेंसीज हैं उन्होंने जांच की, इनकम टैक्स ने भी जांच की उस पे। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आया कि आप सरकार को, केंद्र सरकार को दिशा निर्देश गया कि आप पैसा वापस कराइए। पैसा नहीं वापस हो पा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार का लचर रवैया बिल्कुल प्रदर्शित करता है, क्योंकि जनता ने जब आपने उनको बीमा करना और अपना कारोबार करने की इजाजत दी थी, तभी उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। सरकार आपकी है, अब आप इस पे अगर सवाल पूछेगा कोई तो कह देंगे ये तो मनमोहन सिंह के पीरियड में हुआ था। सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। मनमोहन सिंह ने गलती की थी, उस गलती को आप आज पकड़ के बैठिएगा, आज तो आप कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है, आप थोड़ा प्रेशर बनाइए, आप तो डायरेक्शन का जो है डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं उसको आप फॉलो करिए। जी जी सरकार करना नहीं चाहती, सरकार चाहे कल पैसा वापस हो जाए, सरकार करना नहीं चाहती है जी। अब इसमें प्रदेश सरकार के प्रवक्ता को, केंद्र सरकार के प्रवक्ता को, जो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं उनको, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो प्रवक्ता हैं उनको, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उनको आकर के जवाब देना चाहिए आगे आकर के। और विरोधी पार्टियां तो अपना, बिल्कुल चुनाव है तो चुनावी मुद्दा तो उठेगा ही, विरोधी पार्टियां जो है वो जनता के साथ जाएंगी ही। और कल जो प्रदर्शन हुए, बिल्कुल जनता ने किया है तो बिल्कुल जायज प्रदर्शन है, उनका पैसा फंसा है भाई, वो तो करेंगे जो उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि आप नहीं खड़े हो रहे हैं जी, आपकी सरकार है, आप नहीं खड़े हो रहे हैं जी। तो जो खड़ा होगा उसके साथ, मान लीजिए मैं डूब रहा हूं तो आप सहारा नहीं दे रहे हो, आप नाविक हो, आपने नाव पर से ढकेल दिया, तो जो मुझे सहारा देगा उसकी तरफ मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अभी मौके पे वहां श्रावस्ती में जब प्रदर्शन कल हो रहे थे, कल परसों जब भी, हाँ परसों हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, जब वहां पे जमकर नारेबाजी की गई तो वहां पे अब आपसे कोई पूछेगा तो आप इसको बता देंगे कि नहीं वो तो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो सोची समझी साजिश थी। साजिश नहीं थी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई वहां पे, तो कांग्रेस, आप खड़े नहीं हो रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस राजनीतिक फायदा तो उठाएगी, क्योंकि वो राजनीति कर रही है जैसे आप कर रहे हैं जी। तो इसमें सरकार का लचर रवैया बिल्कुल है, सरकार चाहे कल पैसा निकल जाए। जी। पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में भारी चूक हुई है जी। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी का काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहा। आपको क्या लगता है, ये कोई साजिश है या सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का काफिला हाईवे के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक के लिए रोक दिया गया और फिर वहां से प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन साजिश मैं नहीं कह, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई साजिश थी। हाँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जरूर हुई, रोड खाली नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है रोड बिल्कुल खाली करा दी जाती है। रोड खाली होकर के जब प्रधानमंत्री का काफिला निकल जाता है, जिसपे प्रधानमंत्री को गुजरना होता है, उस पर बाकायदा पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल करती हैं और सब कुछ करती हैं। ये सब नहीं हुआ हो, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक रही बात साजिश की, मुझे नहीं लगता है कि कोई साजिश थी, क्योंकि वहां पर कोई हथियारबंद नहीं खड़े थे, वहां पर कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रही थी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स थे जो अपनी मांगों को लेकर के वहां पर जाम लगाकर बैठे हुए थे। उनकी कुछ मांगे थी, इन मांगों को लेकर के वो बैठे हुए थे। हाँ, गलत बैठे थे, पुलिस को खाली कराना चाहिए था। और जब देखिए आप वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जो है ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑफिशियल उनका बयान आया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, कोई चूक है न कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो आए हमारे प्रदेश में, वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कुछ तो सबूतों के आधार पे कह रहे होंगे। हाँ,
प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट रुका रहा, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस 20 मिनट के रुकने को एक बड़ी साजिश, खूनी साजिश, जैसा कि मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, टीवी चैनल्स, ये कहना जल्दबाजी होगी। जांच होने दीजिए, जो दोषी होगा उसके ऊपर कमेटी, बाकायदा कमीशन बिठाया है पंजाब सरकार ने, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये जरूरी है। बल्कि उसको उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में राजनीति नहीं करनी चाहिए, जबकि बीजेपी खुद राजनीति कर रही है उसमें। जी कहीं ना कहीं बीजेपी खुद राजनीति कर रही है, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है बीजेपी जी। जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक और तो वो कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी वो खुद ही राजनीति कर रहे हैं इसमें। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को खूनी साजिश बता रहे हैं। खूनी साजिश नहीं, वहां पे कोई हथियारबंद नहीं खड़ा था, वहां पे जो है टेरर मूवमेंट नहीं थी कि टेररिज्म की मूवमेंट वहां पर थी। वहां पर किसान थे, भारत के नागरिक जो है वही थे वहां पर, वो प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ माने थे, उनको मानने के लिए वो नहीं मान रही है गवर्नमेंट, इसलिए वो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। बस ये चीज थी, चूक हुई है, हाँ चूक हुई है, कोई खूनी साजिश मुझे नहीं लगता है कि साजिश थी। साजिश वाली बातें जो है वो सिर्फ मीडिया चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चला रहे हैं, टीवी चैनल, और खुद उसमें बीजेपी अपनी राजनीति निकाल रही है जी, क्योंकि बीजेपी के लिए राजनीति अहम है, प्रधानमंत्री नहीं। जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं कई जगहों पे पंजाब के मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका संवैधानिक अधिकार है, मैं पहले ही बोल चुका, पुतला फूंकना, ये सब करना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। भाई वो भाजपा के सदस्य हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि बीजेपी खुद राजनीति कर रही है जी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीजेपी के लिए अहम नहीं है, बीजेपी के लिए चुनाव अहम है, राजनीति अहम है, बीजेपी राजनीति कर रही है जी। मैं यहाँ तक कहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो हवाला दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो खुद ही उसमें राजनीति कर रहे हैं जी। और जो पुतला फूंकना, आंदोलन करना, ये बीजेपी का काम है, आंदोलन को दबाना जी। खुद आंदोलन को दबाते हैं और सरकार में होते हैं जहां वहां आंदोलन को दबाते हैं, और उसके बाद जब कोई अपना काम, अपना मामला कोई आता है तो आंदोलन करते हैं जी। संवैधानिक अधिकार है उनका, आंदोलन कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं। आंदोलन करना, पुतला फूंकना, सब संवैधानिक अधिकार है, ये कर सकते हैं, उनका अधिकार है, कर सकते हैं जी। लेकिन साजिश मुझे नहीं लगता है कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं थी जी। चूक थी उसमें, जो उसमें कमीशन बिठाया गया है, 2 सदस्यीय कमीशन है, वो जांच कर रहा है, जांच की रिपोर्ट आएगी। कुछ भी कह रहा है जल्दबाजी है, जांच हो जाने दीजिए, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा पंजाब सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अभी आज ही वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी हैं, उनसे वार्ता भी हुई है जी। ऐसी स्थिति में, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए इसको बीजेपी को, लेकिन अब राजनीतिक मुद्दा उनको मिल गया है तो भुना लेना चाहती है बीजेपी। पंजाब में चुनाव भी है, मौके को भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी जी, मुझे तो यही लगता है जी। जैसे कि किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को उनके खाते में प्रति वर्ष 6,000 देने का प्रावधान है जी। केंद्र सरकार ने किया है, किंतु किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त में एक नया मोड़ सामने आया है जी। पहले हर किसान KYC करवाएगा, फिर उनके खाते में किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का भुगतान होगा जी जी। सरकार अचानक यूटर्न लेती है और 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्बोधन देते हुए और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त बिना KYC के किसान के खाते में ट्रांसफर हो जाती है जी। इस पे आपको क्या लगता है कि चुनाव की पूर्व तैयारी है या किसान के प्रति हमदर्दी है? देखिए, किसान के प्रति हमदर्दी, जब गेहूं की बुआई का समय था तब सरकार ने हमदर्दी दिखाई नहीं जी। तब तो 10वीं किस्त रोक दी कि अब हर किसान KYC कराएगा, फिर जो है होगा। जब चुनाव आयोग ने जी
इलेक्शन कमीशन ने बैठक की। जी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जब उत्तर प्रदेश में बैठक, अब ये तो कर नहीं सकते थे कि केवल उत्तर प्रदेश में ही करें, जी तो क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो जाहिर सी बात है पूरे भारत के लिए जहां जहां भी लाभार्थी है वहां गई, लेकिन वो केवल उत्तर प्रदेश और जो 5 राज्य हैं उनमें चुनाव पूर्व तैयारी का हिस्सा है वो। जी क्योंकि आप जब गेहूं की बुआई का सीजन था तब आपको नहीं लगा, धान की कटाई मड़ाई का सीजन था तब आपने 10वीं किस्त जारी नहीं की। 10वीं किस्त आपने रोक कर रखी कि चुनाव के पहले नए वर्ष पर पहले 1 जनवरी 2022 को हम इसको एक सौगात के रूप में देंगे, कि हमने सौगात दी है। सौगात आपको किसान के लिए एक जनवरी को कौन सी सौगात हो सकती है? किसान के लिए सौगात, अगर आपके किसानों को हमदर्दी होगी तो आप गेहूं की बुआई जब नवंबर में 14 नवंबर एक दूसरे हफ्ते से 14 नवंबर से 28 नवंबर तक जब गेहूं की बुआई होती तब आपको देना चाहिए था, तब तो आपने नहीं दिया। जी मुझे लगता है केवल चुनाव की पूर्व तैयारियां की जा रही हैं और ये सब चुनाव की पूर्व तैयारियों का ही हिस्सा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे एक अभी रूमर एक उड़ा कि हम जो है जितने हमारे ये जो एक ई श्रम कार्ड बना है, ई श्रम कार्ड में जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको योगी सरकार ने कहा कि हम पहले उसमें 500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देंगे, 1,000 रुपए की राशि भी ट्रांसफर की गई। हालांकि आधिकारिक बयान मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये सुनने में आया है, लोगों के द्वारा मैंने सुना है, कुछ कहा जा रहा था। तो अगर ये सब इस तरीके का किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि केवल चुनाव की पूर्व तैयारियां की जा रही हैं और किसी किसान के साथ ये हमदर्दी नहीं हो सकती है, मुझे नहीं लगता है। जी जी मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये हमदर्दी, अगर हमदर्दी होती सरकार को किसानों से तो गेहूं की बुआई के सीजन पे जब किसानों के पास पैसा नहीं था, जरूरत होती है पैसे की उस समय, जी तब आपने पैसा नहीं दिया। 1 जनवरी को मुझे नहीं लगता है कि किसान को पैसे की कोई जरूरत होती है, जी जी क्योंकि गन्ना का सीजन है, हर किसान के पास लगभग गन्ना है, वो गन्ना बो रहा है और गन्ना बिकने का सीजन है, गन्ना बिक रहा है उसका, उसके पास पैसा है। जी गेहूं की बुआई का सीजन जो होता है वो किसान के पास बहुत संवेदनशील समय होता है, उस समय पर किसान के पास पैसे की जरूरत होती है और पैसा होता अमूमन नहीं है, जो छोटे किसान है उनके पास। जी जैसे कि आपको लेना होता है। जी 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 जैसे कि आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक जनसभा में बीएसपी प्रमुख मायावती को जमकर ललकारा था। कहा था कि चुनाव हारने के बाद आप यह मत कहिएगा कि मैंने प्रचार नहीं किया था, तो बाहर आइए और प्रचार करिए। कहीं ना कहीं भाषण में एक ऐसी बात कर रहे हैं अमित शाह ने कि मायावती को चुनावी अखाड़े में अपने दम आजमाने के लिए ललकार रहे हैं। जी जी सारी पार्टियां चुनावी रैली कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, किंतु कहीं ना कहीं मायावती एकदम शांत दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर बड़ी चुनावी रैलियों के लिए जानी जाने वाली मायावती के एक शांत रहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं आयकर विभाग और ईडी की उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई से मायावती डर तो नहीं गई है? आप थोड़ा विस्तार में बताइए हमारी जनता को। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अमित शाह जी ललकार रहे थे वो कहीं ना कहीं अमित शाह जी का ओवर कॉन्फिडेंस अर्थात गुरूर बोल रहा था। जी बीजेपी को बहुत अति आत्मविश्वास है, ये नहीं पता है कि जनता किसे चुनेगी, किसको चुनेगी, जनता अच्छी तरीके से जानती है, जनता कब क्या फैसला ले ली ये वो नहीं जानते हैं। जी फिर भी ये उनका अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो बोल रहा था। जी और मायावती जी को ललकारने की बात जहाँ से उठती है, मायावती जी बड़ी रैलियां करने के लिए मशहूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार थी तो उनसे भी गलतियां हुई हैं। उसी का खामियाजा आज मायावती जी भुगत रही हैं कि कोई उनकी रैली में जाना नहीं चाहता। हालांकि आज लखनऊ में उन्होंने रैली की है, 50,000 से अधिक व्यक्ति थे, उन्होंने रैली की है, एक बड़ी जनसभा की है उन्होंने। उस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई जो पंजाब में चूक हुई है उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है और जमकर धावा बोला है कांग्रेस पर। पंजाब की छन्नी सरकार पर भी उन्होंने जो है हमला बोला है और कहा है कि नहीं, ये गलत चीज है, सुरक्षा में चूक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, ये बर्दाश्त से बाहर है, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो कहीं ना कहीं मायावती ना ईडी की छापेमारी से डरी हुई है, ना आईटी की छापेमारी से डरी हुई है। उनका
अपना एक राजनीति करने का तरीका है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मायावती जी हमेशा चुनाव प्रचार में सबसे बाद में कूदती है कि उनका प्रचार बिल्कुल ताजा रहे। अभी जो पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं वो पीछे हट जाएंगी। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। मायावती जी ने एक बयान जारी किया था कि जिनके पास पैसा है वो लग रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव प्रचार कहाँ कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि बसपा में तो सब लोग जानते हैं अब जब टिकट बिक्री होगी पैसा आएगा तभी तो लड़ पाएंगे चुनाव, तभी प्रचार कर पाएंगी जी। तो वो उनका अपना राजनीति करने का तरीका है, उस पे मुझसे बेहतर बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यही चीजें हैं कि उनका राजनीति करने का तरीका अपना अलग है और हमेशा से वो अपनी एक अलग तरीके की राजनीति की वजह से ही चर्चा में बनी रही है। जी जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, चारों बार सबसे पहले उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4 नारा दिया जी। उसके बाद जब एक बार बुरी तरीके से हार हुई तब सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब इधर और चुनाव प्रचार की बात आप कर रहे हैं, चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है उनका। चुनाव प्रचार सतीश चंद्र मिश्रा ने कमान संभाल रखी है, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, वो रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं जी। रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं और घर घर जा करके वो कहीं ना कहीं जो ये प्रचार रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं उससे ज्यादा अच्छा जनाधार बना रहे हैं। लेकिन मायावती जी का अपना राजनीति करने का जो तरीका है, मायावती जी बिल्कुल उस पर कायम है। वो अपने हिसाब से सबसे बाद में प्रचार में एक सूरज की तरह उगेंगी और फिर अगर जनता चाहेगी तो आएंगे, नहीं तो फिर अस्त हो जाएंगे। कोई इसमें वो उनका अपना रवैया है जी। चलिए जी चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। जैसे कि गृह राज्य मंत्री और सांसद अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा पर हत्या की साजिश रचने और तमाम संबंधित धाराओं में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है जी। क्या अब आपको नहीं लगता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को उनके पुत्र द्वारा की गई इस अपराध में, जिसमें किसानों को गाजर मूली की तरह से गाड़ियों से रौंद दिया गया है, इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था? और अगर मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मंत्री जी को अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पता होती तो मंत्री जी कब का इस्तीफा दे चुके होते जी, पहली चीज जी। दूसरी बात, आरोप पत्र दाखिल होना कोई नई बात नहीं है। पत्रकारों पर हमला किया अजय मिश्रा टेनी ने ही किया था, एबीपी न्यूज के पत्रकार पर किया था जी। मूली गाजर की तरह उनके लड़के ने, उनके पुत्र ने सत्ता के नशे में चूर थे, वो जो है उन्होंने किसानों को रौंद दिया जी। इस तरीके से अगर बीजेपी को और मंत्री जी को ये पता होता, इतना बड़ा पद गृह राज्य मंत्री कोई छोटा पद नहीं होता है जी। आप गृह राज्य मंत्री हैं और आपका लड़का अपराध में संलिप्त है जी। मूली गाजर की तरह किसानों को, मतलब जीवित इंसान को गाड़ियों से रौंद दे रहा है जी, जिसमें बाकायदा वीडियो सामने आते हैं। उसके बाद भी आप जब उस पर सवाल पूछते हैं पत्रकार तो उनके ऊपर हमला करते हैं जी जी, उनको गाली देते हैं, बताते हैं कि मुझे जानते नहीं हो। तो नैतिक जिम्मेदारियां अगर पता होती, उनको मंत्री, गृह राज्य मंत्री की गरिमा का एहसास होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते जी। जैसा उन्होंने किया था, पत्रकार पर हमला, हाथापाई पत्रकार से गृह राज्य मंत्री। कभी आपने आज तक के रिकॉर्ड में सुना कि कोई गृह राज्य मंत्री किसी पत्रकार से हम जो है हाथापाई करता हुआ पाया गया जी जी जी। उनको नैतिक जिम्मेदारियों का कुछ पता ही नहीं है, पहली चीज। वो बहुत गैर बुद्धिजीवी व्यक्ति है, मैं तो ये कहूंगा जी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की, तो इस पर उनको अब संज्ञान, अब भी समय है, अब भी संज्ञान ले लेना चाहिए और उनका मंत्री जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आगे चल करके इसका बहुत बुरा खामियाजा होगा और बहुत बुरी जो है स्थिति होगी
बहुत भीषण परिणाम इसके सामने आएंगे। क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि हम किसानों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं जी, हमारे लिए किसान सर्वोपरि है। जी, किसान बिल वापस लेते हुए वो किसानों से माफी मांगते हैं। जी, दूसरी ओर उन्हीं के गृह राज्य मंत्री उन्हीं के गृह राज्य मंत्री जो है उनके सुपुत्र महोदय किसानों को गाड़ियों से रौंद दे रहे हैं। जी, तो इसमें एक चेन की तरह काम हो रहा है। जी, इसमें ये है कि आप करते रहो, हम घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। जी, तो प्रधानमंत्री जी का माफी मांगना वो अलग चीज है। आप आज दिखाइए, आज अगर आपको असल में किसानों से प्रेम है, असलियत में प्रेम है, तो आज आप अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगो। नहीं देते हैं उनको बर्खास्त करो। ये तो बिल्कुल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की बनती है। लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझने वाला है कौन? जी, उन जिम्मेदारियों को कोई समझने वाला भी तो होना चाहिए। और अजय मिश्रा टेनी की बात आपने कही, अजय मिश्रा टेनी तो मुझे लगता है, मैंने बताया आपको पहले ही, बहुत गैर बुद्धिजीवी है। उनको अपनी जिम्मेदारी ने, उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो कितने गरिमामयी पद पर है। जी, पत्रकार से सम्मान से बात करनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री हैं वो, और उनको वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि मैं आज जो है सांसद हूँ, आज मैं राजनीति में हूँ, मेरा पिछला इतिहास भी जरा पता कर लो कि मैं कौन हूँ। जी, उनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी, एक अपराधी का जो बेटा है वो अपराधी ही तो होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी, अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। जी जी, धन्यवाद।